हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप बात करो तो एक क्लास 10th केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट तो है ही, है ना, लेकिन सबसे आसान चैप्टर है। क्लास 10th केमिस्ट्री में सबसे आसान चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आगे चल के बहुत काम आएगा, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है क्या? जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नाम से तो आपको लग रहा है कुछ क्लासिफाई किया गया है, कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? जैसे आप क्लासरूम में हो, समझो जैसे कि आप क्लासरूम में हो, ठीक है, या आप खेलने जा रहे हो कहीं भी, तो वहां भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। कैसे? कि जैसे मान लो कि बॉयज का बैच अलग, गर्ल्स का बैच अलग, या साइंस वाले अलग, बायो वाले अलग, मतलब मैथ वाले अलग, बायो वाले अलग, इस तरीके से कॉमर्स वाले अलग, आर्ट्स वाले अलग, है ना, क्लास फर्स्ट वाले अलग, सेकंड वाले अलग, थर्ड वाले अलग। तो आप जहां कहीं भी देखोगे हर जगह क्लासिफिकेशन है ना। अब देखो एक बात बताओ, स्कूल में देखो आपकी क्लासेस जो होती है, जैसे मान लो स्कूल में रूम्स है, ठीक है, आपके 3 रूम है। यहाँ पे मान लीजिए आपके क्लास 9th वाले बैठते हैं, यहाँ पे 10th वाले बैठते हैं, 11th वाले बैठते हैं। और जो सारे बच्चे सारे क्लासेस के चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाने का रीजन कुछ और है, लेकिन बैठते तो किसी एक पर्टिकुलर क्लास में, राइट, बैठते तो एक पर्टिकुलर क्लास में। जैसे मान लो 9th वाले 9th में बैठते हैं, 10th वाले 10th में बैठते हैं और 11th वाले 11th में बैठते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, अब किसी टीचर को अगर पढ़ाने जाना है तो क्लास 9th को जिसको पढ़ाना होगा वो यहाँ जाएगा, क्लास 11th को जिसको पढ़ाना होगा वो यहाँ जाएगा। मान लो कि क्लास 9th और 10th 11th सब एक साथ मिक्स बैठे हुए थे, मान लो कि एकदम मिक्स होते, ठीक है। अब टीचर कैसे ढूंढता कि 11th वालों को ढूंढता थोड़ी ना, एक साथ 3 टीचर चिल्ला रहे होते, क्लास 9th 10th और 11th वाले बैठे होते, तीनों टीचर चिल्ला रहे होते, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई मैथ पढ़ा रहा है। बस ये है कि क्लास 9th वाले केमिस्ट्री पे ध्यान देंगे, क्लास 10th वाले मैथ पे ध्यान देंगे, ऐसा बोला जाता तो कहाँ हो पाता, ठीक है। तो इनको क्या किया गया, मिक्सचर में बैठा करके नहीं, सबको अलग अलग क्लास में बिठाया गया। क्लास 9th वालों को अलग, क्लास 10th वालों को अलग, क्लास 11th वालों का अलग। सिमिलरली बायो और मैथ वालों को अलग बिठाते हैं, बायो और मैथ वालों को। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्या कर रहा है, वो चीजों को आसान बना रहा है। इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? वर्गीकरण। क्या कहते हैं? वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन अच्छे के लिए भी हो सकता है, कुछ लोग बुरे के लिए भी करते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन करने से क्या हुआ, यहाँ पे आसान हो गया। 9th वाले एक साथ बैठ गए, 10th वाले एक साथ बैठ गए, 11th वाले एक साथ बैठ गए। मान लो हमें कोई बात तो 10th में बतानी है, कोई अनाउंसमेंट है जो 10th में करनी है, लेकिन 11th और 9th में नहीं करनी है, तो हम क्लास 10th में जाकर के वहां अनाउंसमेंट कर देंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन जो है ओवरऑल आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्लासिफिकेशन क्या कर रहा है, चीजों को आसान बना रहा है। क्लासिफिकेशन क्या कर रहा है, चीजों को वो इजी कर रहा है। क्या कर रहा है? इजियर कर रहा है चीजों को, या आप कह सकते हो कन्वीनियंट कर रहा है। क्या कर रहा है? कन्वीनियंट कर रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या कर रहा है, चीजों को इजी कर रहा है या कन्वीनियंट कर रहा है। चीजों को इजी कर रहा है या कन्वीनियंट कर रहा है, राइट। वो चीजों को क्या कर रहा है, इजी कर रहा है या कन्वीनियंट कर रहा है। अब बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह के कन्वीनियंट है ना, आपको कन्वीनियंट चाहिए, क्या आपको इजी करना है, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की। हमारे सबसे पहले जरूरत होनी चाहिए, कोई भी टॉपिक हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोई चीज हम कर क्यों रहे हैं, क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, राइट। क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। हम क्या देखने वाले हैं, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब एक चीज समझना कि आज के डेट में पीरियोडिक टेबल में कुल मिला के 118 एलिमेंट नोन है। 118 से भी ज्यादा, टोटल कितने एलिमेंट है, 118 प्लस एलिमेंट्स नोन है। पीरियोडिक टेबल में आज की डेट में टोटल कितने एलिमेंट्स नोन है, 118 प्लस 118 से भी ज्यादा, 118 प्लस एलिमेंट्स नोन है। इतने ज्यादा एलिमेंट्स नोन है, राइट। 118 से भी ज्यादा एलिमेंट नोन है, राइट। 118 से भी ज्यादा एलिमेंट नोन है, ठीक है, समझेंगे। तो 118 से ज्यादा एलिमेंट नोन है। अगर सबको एक एक करके पढ़ना हो, मान लो 118 एलिमेंट कौन कौन से, देखो मैं बताता हूँ। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, ठीक है। इस तरह से आपके 118 से भी ज्यादा एलिमेंट नोन है और हमें सबकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना। हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है ना।
स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट, हमें क्या करना है, स्टडी करना है, स्टडी करना है, स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट करना है, हमें एलिमेंट्स की क्या करनी है, स्टडी करनी है। अब अगर हमें रैंडमली स्टडी करेंगे ना तो बहुत दिक्कत होगा, क्यों? क्योंकि 118 एलिमेंट के बारे में हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी और अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज हमें याद करनी पड़ेगी। तो क्या सोचा लोगों ने, क्या सोचा कि इन 118 एलिमेंट्स को हम क्या करें, अगर छोटे छोटे टुकड़े में बांट दें, क्लासीफाई कर दें, क्या कर दें, क्लासीफाई कर दें, और ये बोले कि क्लासिफिकेशन की वजह से क्या हुआ, इनको छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप में बांटने की वजह से क्या हुआ, पढ़ा इसको, इनको पढ़ना आसान हो गया, इनको याद करना आसान हो गया, इनकी स्टडी इजियर हो गई, इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना क्या हो गया, आसान हो गया। तो क्या होगा, क्लासिफिकेशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारे लिए जो एलिमेंट्स की पढ़ाई है, हम जो एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं वो क्या हो जा रही है, इजी हो जा रही है, इसीलिए हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो 118 एलिमेंट की क्या है, इंडिविजुअल स्टडी क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उनको अगर अकेले अकेले में पढ़ने जाओगे तो बहुत मुश्किल होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसीलिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं, किसमें, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं, और क्लासिफिकेशन करके हम फिर क्या करते हैं, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के बाद उनको पढ़ते हैं ताकि वो हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो आप नोट करेंगे, नोट करिए, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन में नोट करिए, जरूरत क्या है क्लासिफिकेशन की, इसमें नोट करेंगे। Nowadays more than 118 elements, nowadays more than 118 elements, nowadays more than 118 elements, nowadays more than 118 elements are known, nowadays more than 118 elements are known. Individual study of each element, individual study of each element is very difficult and tedious task. Individual study of each element is very difficult and tedious task. इंडिविजुअल स्टडी क्या है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, अगर आप इनको इंडिविजुअली पढ़ने जाओ तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। इंडिविजुअल स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज वेरी टेडियस, है ना, इंडिविजुअल स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज हाईली डिफिकल्ट एंड हाईली टेडियस वर्क, बहुत मुश्किल काम है। तो लिखेंगे इंडिविजुअल स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर हाईली टेडियस, या आप कह सकते हो वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो वी नीड टू क्लासीफाई देम इन ग्रुप्स, so we need to classify them in groups, so we need to classify them in groups so that study of these elements become easy, या आप कह सकते हैं convenient। तो क्या करता है, स्टडी को इजियर बनाता है, क्या करता है, स्टडी ऑफ एलिमेंट को क्या करता है, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जा रहा है, इसके थ्रू इजियर हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, इजियर हो जा रहा है, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जा रहा है, इससे इजियर हो जा रहा है। क्लासिफिकेशन की वजह से क्या हो रहा है, स्टडी एलिमेंट्स की क्या हो जा रही है, आसान हो जा रही है, इजियर हो जा रही है, राइट। चलिए अब देखिए, अब बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की। अब देखिए, समझिएगा बात ध्यान से, अब क्लासीफाई करना है ना, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आपको कोई भी चीज क्लासीफाई करनी है, पीरियोडिक टेबल क्लासीफाई करनी है, तो एकाएक कोई पहली बार में सही क्लासीफाई नहीं कर दिया होगा, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया होगा, है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया होगा, ट्राई किया होगा, फिर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया होगा, उनके क्लासिफिकेशन में कुछ कमियां आई होंगी, उनके क्लासिफिकेशन परफेक्टली सही नहीं रहा होगा, तब उसे क्या करना पड़ा होगा, चेंज करने की जरूरत पड़ी होगी, राइट। तो क्या हुआ, पहले साइंटिस्ट ने दिया होगा, मान लीजिए कि आपको बोला गया कि इसको क्लासीफाई करो, आप क्लासीफाई ठीक तरीके से कर पाए तो ओके, अगर नहीं कर पाए तो उसको ठीक तरीके से फिर करने की कोशिश की जाएगी, उसको ठीक तरीके से फिर करने की कोशिश की जाएगी। फिर किसी दूसरे साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया, मान लो पहले साइंटिस्ट में कुछ दिक्कत आ गई, मान लो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन क्या, पहले किसी ने ट्राई किया कि जो है वो क्लासीफाई कर लें, ठीक है, पहले किसी ने ट्राई किया कि वो क्लासीफाई कर लें, उन्होंने ठीक नहीं कर पाया, उनमें कुछ कमियां निकली, तो क्या हुआ, उसको ठीक दूसरे ने किया, दूसरे ने फिर अटेम्प्ट दिया, उसमें भी कुछ कमियां निकल गई, फिर तीसरे ने क्लासीफाई किया, तीसरे ने भी कुछ गलती की, तो फिर चौथे ने किया। इस तरीके से कोई भी थ्योरी आगे बढ़ती है ना, सिंपल सी बात है। जब भी हम कोई केस स्टडी कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, उसके बारे में थ्योरी देते हैं, वो थ्योरी ठीक होती है तो सभी लोग फॉलो करते हैं, उस थ्योरी में कोई कमी निकल आती है तो वो रिजेक्ट हो जाती है, फिर नेक्स्ट थ्योरी आती है, फिर देखते हैं कि वो सही है या नहीं, अगर वो सही होता है तो उसे सब लोग फॉलो करते हैं, नहीं तो रिजेक्ट हो जाती है। तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि वो क्या करें, वो आपका एलिमेंट्स को क्या करें, क्लासीफाई कर दें, क्या कर दें, क्लासीफाई कर दें, उनकी गलत हुई, फिर अगला आया वो गलत हुआ, फिर अगला आया, इस तरीके से। तो बहुत सारे लॉ आए, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की कोशिश बहुत सारे लोगों ने की, इतने लोगों ने कोशिश किया, है ना,
कि आप क्या करते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का ट्राई किया, क्लासिफिकेशन का ट्राई किया। तो मैंने साइंटिस्ट आप लिख सकते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया, जिसमें से जो हमें पढ़ना है वो है पहला डोबेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड्स। डोबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, ये पहली थ्योरी थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, डोबेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड्स, डोबेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड्स। सेकंड था आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो पहली थ्योरी थी आपकी डोबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, डोबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। दूसरी थ्योरी थी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तीसरी थ्योरी थी मेंडलीव्स, है ना, मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक लॉ या क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन। फिर आया मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो आजकल चल रहा है। चौथा था आपका मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड क्लासिफिकेशन। तो देखो, पहला था आपका डोबेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड, दूसरा था आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तीसरा था आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ या क्लासिफिकेशन, चौथा था आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्लासिफिकेशन। तो पहले डोबेरिनर की थ्योरी है, डोबेरिनर नाम के एक साइंटिस्ट ने थ्योरी दिया, डोबेरिनर ने थ्योरी दिया लॉ ऑफ ट्रायड्स, ऐसा कोई लॉ दिया, उसमें कुछ गलतियां निकली होंगी, क्या गलतियां निकली ये बात करेंगे। फिर आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसमें भी हो सकता है कुछ गलतियां निकली हों। फिर आया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ या क्लासिफिकेशन, ऑलरेडी लॉ बहुत अच्छा था मेंडलीव वाला, लेकिन इसमें भी कुछ एक आध गलतियां निकली होंगी। फिर आया आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या क्लासिफिकेशन, फिर आया आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला आपका डोबेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड, दूसरा था आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तीसरा था आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ या क्लासिफिकेशन, चौथा था आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या क्लासिफिकेशन। राइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स की। सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, डोबेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड्स की। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए, उतना नोट करने के बाद पहले आप चारों नोट कर लेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे डोबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। ऑफ कोर्स नाम में डोबेरिनर से कि डोबेरिनर का लॉ था, तो गिवन बाय डोबेरिनर, है ना, किसने दिया होगा ये लॉ, गिवन बाय डोबेरिनर, डोबेरिनर ने दिया, किसने दिया, डोबेरिनर ने दिया, है ना, गिवन बाय डोबेरिनर। मेंडलीव का पीरियोडिक सॉरी डोबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स का था, किसने दिया, डोबेरिनर ने दिया, सीधी सी बात, नाम पे ही पढ़ा ना उनके, डोबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, यानी कि डोबेरिनर का लॉ ऑफ ट्रायड्स, तो गिवन बाय डोबेरिनर। ठीक है, ट्रायड का क्या मतलब होता है, ट्रायड का क्या मतलब होता है, ट्रायड मींस, है ना, ट्रायड का मतलब क्या होता है, ट्रायड का मतलब सीधी सी बात है, डायड मतलब होता है 2, ट्रायड मतलब होता है 3, तो ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3। ट्रायड का क्या मतलब होता है, ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 3, यानी कि डोबेरिनर ने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में बांटा। क्या किया, 3-3 के ग्रुप में बांटा। ठीक है, ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में बांटा है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। राइट, उन्होंने ग्रुप ऑफ 3 के फॉर्म में बांटा, है ना, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, ईच एलिमेंट ऑफ, है ना, ईच ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। उनका क्या था, ईच ग्रुप कितने एलिमेंट का था, 3 एलिमेंट्स का था। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या था, फिर हम उस पर लिखवाते हैं कि थ्योरी किस तरीके से दी थी। तो जैसे 3 एलिमेंट है आपके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये डोबेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड के हिस्सा थे, ये आपके क्या थे, डोबेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड के हिस्सा थे। पोटेशियम का मास होता है 39, सोडियम का मास होता है 23 और लिथियम का मास होता है 7 सिंपल। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इनको किसमें लिखा है हमने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इनको हमने किसमें लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। किसमें लिखा हमने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लिखा।
तो डोबरिनर ने बोला था कि मेरे ट्रायड में वो 3 एलिमेंट होंगे। कौन से 3 एलिमेंट होंगे समझना, मेरे ट्रायड में वो 3 एलिमेंट होंगे जो जिन 3 एलिमेंट को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया जाए, जिन 3 एलिमेंट को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया जाए तो इस तरीके से आएंगे। तो अब देखो पहले का मास कितना है 7 एंड थर्ड का मास कितना है 39 एंड इसका मास कितना है 23। अब एक काम करो, आप फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकालो, इसका एवरेज निकालो। एवरेज क्या होगा, अगर इसका आप एवरेज निकालोगे फर्स्ट और थर्ड का, चलो एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालोगे आप फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज निकाल रहे हैं। फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज अगर निकाल रहे हो, इन दोनों का एवरेज निकालो तो कितना आएगा 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज निकाला हमने 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 23 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 23। तो देखो जब हमने इसका एवरेज निकाला तो किसके इक्वल आया 23 के इक्वल है। किसके इक्वल आया 23 के इक्वल आया। तो समझो डोबरिनर ने क्या थ्योरी दी थी, डोबरिनर ने जो थ्योरी दी थी उसके हिसाब से वो 3 एलिमेंट डोबरिनर ट्रायड का हिस्सा होंगे, वो 3 एलिमेंट डोबरिनर ट्रायड का पार्ट हो सकते हैं जिनको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में किया जाए तो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज सेकंड के इक्वल है। फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज क्या होगा, सेकंड के इक्वल आएगा। क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज किसके इक्वल आएगा, सेकंड के इक्वल आएगा। फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज क्या होगा, सेकंड के इक्वल आएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आया। तो लिखेंगे, देखेंगे इस पे according to Dobereiner, if 3 elements are tried, according to Dobereiner, if 3 elements are tried, according to Dobereiner, if 3 elements are tried, according to Dobereiner, if 3 elements of triad are arranged in increasing order of atomic mass, are arranged in increasing order of atomic mass, then average mass of first and third element, average mass of first and third element will be equal to second element, will be equal to second element, right, will be equal to second element। यानी कि डोबरिनर के हिसाब से अगर एलिमेंट्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में बांटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में बांटा, तो फर्स्ट एंड थर्ड का जो एवरेज होगा, फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज होगा वो सेकंड के इक्वल आएगा। बहुत आसान है। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल था ये लिथियम वाला। इसमें बहुत ही क्लियर कट में लिखा है कि अगर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में बांटा है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में बांटा है, तो हमको पता है इसका मास है 7, इसका मास है 23 और इसका मास है आपका कितना 39। क्लियर कट बात। ठीक है, तो अगर इसका एवरेज निकालोगे आप 39 प्लस 7/2 तो ये 23 के इक्वल ही आएगा। देखो सेकंड एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। तो ये था आपका क्या, डोबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक की, है ना। पहली बात तो देखो, अगर मैं आपसे व्यवहारिक लैंग्वेज में बात करूं, है ना, अगर मैं आपसे दोस्तों की तरह बात करूं ड्रॉबैक के बारे में इसके, तो दोस्तों की तरह ऐसा बोल सकते हैं आप कि तुक्के में फिट आ गए। मतलब कुछ स्लाइड है ना तुक्के में बना लिए, ऐसा कुछ था नहीं। ड्रॉबैक्स क्या था, ड्रॉबैक्स इसके क्या है। ठीक है, तो अगर आप मुझसे व्यवहारिक लैंग्वेज में पूछोगे, अगर आप बोलचाल की भाषा में पूछोगे, तो इनका पूरा क्या था, जो ट्रायड का सिस्टम था, जो ट्रायड वाली थ्योरी थी, वो क्या था, तुक्का था। एक क्या था, तुक्का था, एक फ्लूक था, राइट। एक इन्होंने सिंपली ऐसे सोचा, कुछ एलिमेंट फिट आ गए तो इन्होंने उसको मान लिया। मतलब ऐसा नहीं, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और तो इन्होंने ट्राई तो किया। उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट नोन थे, अगर मैं आपसे बोलूं कि बहुत कम एलिमेंट नोन थे, राइट, बहुत कम एलिमेंट नोन थे, फिर भी डोबेरिनर ने ट्राई करके ट्रायड बनाए, इतना कुछ सोचा। मेरे दिमाग में तो ऐसा नहीं आता कभी। ठीक है, फिर भी उन्होंने ट्रायड बनाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ड्रॉबैक क्या था, ये तुक्का ही था, इसमें कोई भी सत्यता नहीं थी, किसी भी तरह की सच्चाई नहीं थी, राइट। तो ये सब क्या था, आपकी थ्योरी ये जो भी थी वो क्या थी, गलत थी। ड्रॉबैक क्या था इनका, अगर लिखना हो तो अब ऐसा कह सकते हैं, एट दैट टाइम ही मेड वेरी फ्यू ट्रायड्स, उन्होंने बहुत कम ट्रायड बनाए थे। ही मेड वेरी लेस नंबर ऑफ ट्रायड, उन्होंने उस टाइम पे बहुत कम नंबर के ट्रायड बनाए, बहुत कम ट्रायड बना पाए, ज्यादा ट्रायड बना ही नहीं पाए, क्योंकि सारे एलिमेंट फिट ही नहीं रहे थे। तो आप लिख सकते हो ऑल द एलिमेंट
all the elements don't get fit into triad। पहली बात तो क्या था, इन्होंने बहुत कम, है ना, इन्होंने बहुत कम लिए, है ना, जो डोबर इनर थे, डोबर इनर ने क्या किया, इन्होंने बहुत कम नंबर ऑफ ट्रायड बनाए, बहुत ही ज्यादा कम बनाए, ट्रायड का नंबर बहुत कम बनाए, बहुत ही कम ट्रायड बनाए, डोबर इनर ने ट्रायड बहुत कम बनाए, बहुत ज्यादा कम बनाए, ठीक है, ठीक है। और दूसरा बात यह था कि वेरी लेस नंबर ऑफ ट्रायड बनाया। और दूसरा बात क्या था कि ऑल द एलिमेंट डोंट गेट फिट इनटू ट्रायड, सारे एलिमेंट तो फिट आएंगे नहीं, सारे एलिमेंट फिट आएंगे नहीं। अच्छा, एक तरह का सवाल पूछा जा सकता है इसमें कि कोई 3 एलिमेंट दे दे, मान लो कि ऐसा पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, क्वेश्चन पूछे मान लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, विच, आप कह सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डोबर इनर ट्रायड, डोबर इनर ट्रायड, कौन सा इसमें से डोबर इनर ट्रायड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मान लो पूछ रहा है 3 एलिमेंट है, ए बी सी 3 एलिमेंट है ना, ऐसे ऑप्शन बहुत सारे दे रखेगा और पूछेगा कि कौन सा डोबर इनर ट्रायड है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा आपका डोबर इनर ट्रायड है, कौन सा आपका ट्रायड बनाएगा, कौन सा आपका ट्रायड बनाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कौन से एलिमेंट इसमें ट्रायड बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछे, तो आपको क्या करना है, आपको तीनों के मास नोट करने, क्या करना है, मास नोट करना है, मास ऑफ फर्स्ट, मास 2, इसका मास देखना है और इसका मास देखना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करना है, इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करना है और चेक कर लेना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करने के बाद, जब आपने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर लिया, जब आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर लिया, फिर आपको चेक कर लेना है, पहले और तीसरे का एवरेज निकाल लेना है, क्या करना है, एवरेज निकाल लेना है। पहले और तीसरे का एवरेज निकालने के बाद अगर वो दूसरे के इक्वल आ जाता है, मतलब डोबर इनर के लॉ को फॉलो कर रहा है, डोबर इनर ट्रायड होगा, वो डोबर इनर ट्रायड को फॉलो कर रहा है, मतलब डोबर इनर ट्रायड होगा, अदरवाइज नहीं। एक बार फिर से सुनिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे कि इनमें से कौन सा डोबर इनर ट्रायड है या डोबर इनर ट्रायड का हिस्सा है, डोबर इनर ट्रायड है, डोबर इनर ट्रायड का हिस्सा है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले और तीसरे का, उनको पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करना है, फिर पहले और तीसरे का क्या करना है, एवरेज निकाल लेना है। अगर वो सेकंड के इक्वल आता है, मतलब वो क्या होगा, डोबर इनर ट्रायड का हिस्सा होगा, डोबर इनर ट्रायड का पार्ट होगा, ठीक है गाइस। तो हमें डोबर इनर ट्रायड पूरा समझ में आ गया, ठीक है, डोबर इनर ट्रायड हमें क्या हुआ, पूरा समझ में आ गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डोबर इनर क्या था, डोबर इनर ने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में बांटा था, क्या किया था, 3-3 के ग्रुप में बांटा था उन्होंने, एलिमेंट्स को क्या किया, 3-3 के ग्रुप में बांटा, ठीक है। उन्होंने उसको ट्रायड का नाम दिया, किसका नाम दिया, ट्रायड का नाम दिया। उस टाइम पे बहुत कम एलिमेंट नोन थे, बहुत ही कम ट्रायड बनाया इन्होंने, ठीक है, और सारे एलिमेंट तो ट्रायड में फिट भी नहीं आ रहे थे, तो ये इनका ड्रॉबैक था। डोबर इनर ने क्या बोला, अगर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे, अगर इन एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे, तो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज किसके इक्वल होगा, सेकंड के मास के एवरेज होगा, फर्स्ट और थर्ड का जो मास होगा वो सेकंड के मास के मतलब एवरेज में बराबर होगा, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो हमारा दूसरा है वो है आपका क्या, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये है हमारा, ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज का टाइम मतलब वही गया है, बड़ा टॉपिक है, मतलब 20-20 मिनट लग जाएंगे इसको डिस्कस करने में, तो लेक्चर का टाइम बीत जाएगा, ठीक है गाइस। अच्छे से पढ़िए, ये सब रिवाइज करके रखिए, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही ऐसे थ्योरी में पूरा चैप्टर बीत जाएगा, इतना आसान चैप्टर है, ठीक है। अब तो लगभग पूरा कोर्स भी होने वाला है, केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, तो पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, ठीक है गाइस। मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है यहीं पे खत्म। अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए। टेक केयर गाइस, टाटा बाय बाय।